बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का आज ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मी परेवा ज्योग्राफी की आपकी टीचर हूँ। इससे पहले मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन आपको डाला था और राजस्थान का परिचय आपको वीडियो बना के डाला था। निश्चित रूप से आपने देखा होगा और आपको देखना है। अभी आप लोग ये दिमाग में बिठा लें कि आपको यही क्लासेस चल रही है और यही आपको पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। वैगनर की महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ये सिद्धांत है क्या और किस लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो 7 महाद्वीप और 4 महासागर बने हुए हैं, इन महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसको अल्फ्रेड वैगनर ने बताया है। कई सारी थ्योरीज़ हैं और कई सिद्धांत हैं। आपके कोर्स में अल्फ्रेड वैगनर और वैगनर के बाद हमारे दूसरा जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक, यही 2 मुख्य थ्योरीज अपने को पढ़नी, इनके सिद्धांत को पढ़ना, इनकी परिकल्पनाओं को पढ़ना है। तो वैगनर ने महाद्वीपों और महासागरों के निर्माण के संबंध में जो अपना ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह सिद्धांत जो था, वैसे तो ये जो वैगनर हैं ये जलवायु विज्ञानी है। आप इस चीज़ को, ये एक भूगोल विज्ञानी नहीं होकर के बल्कि जलवायु विज्ञानी हैं। तो उस आज़ादी, जब ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो वैगनर एक जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण कर रहे थे, बना रहे थे किस प्रकार से जलवायु प्रदेश की रचना, वो विभाजन कर रहे थे जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो जब वो विभाजन या जलवायु प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, इसके लिए जो करते हैं फील्ड सर्वे किया जा रहा था, तो उनके सामने एक समस्या आई। समस्या क्या आई कि जो ठंडे देश हैं, ठंडे महाद्वीप से अंटार्कटिका महाद्वीप है, ऐसे जगहों पर कोयले के भंडार उपलब्ध थे। तो वैगनर का जो सबसे पहला जो स्ट्राइक उसके दिमाग में करी वो यह थी कि ये इतने, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं कि कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम ये पढ़ते हैं कि कोयले, चूँकि हम ये देखते हैं कि कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कोयले की उत्पत्ति के लिए हम ये मानते हैं कि कोयला जो है वो कार्बनिफेरस युग में जो वनस्पति थी, वनस्पति की धरती के अंदर चली गई, धीरे धीरे उस पर ताप और दाब के कारण वह वनस्पति या जीव जो थे वो कार्बन में परिवर्तित हो गए। लेकिन जो बहुत ही ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ भूमध्य जैसे ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ का कभी इतना तापमान रहा था क्या कि वहाँ पर वनस्पति थी? अगर वहाँ पर इतना तापमान था, वनस्पति थी, तो वो अंदर पृथ्वी के अंदर समा गई और उसके कोयला बना। तो निश्चित रूप से जो ध्रुवीय प्रदेश है, जहाँ पर आज बहुत अधिक ठंड है, या तो वो प्रदेश भूमध्य रेखा के आसपास थे या फिर वहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती थी। 2 ही बातें हो सकती है। तो वैगनर का जो सिद्धांत था उसमें उन्होंने उसमें आप ये देखिए, उन्होंने क्या कहा, 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो स्थल भाग स्थिर रहे होंगे और कटिबंधों का स्थानांतरण हो रहा था, जिसे हम कहते हैं ना आज उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ध्रुव, ये जो थे इनका स्थानांतरण हो रहा था, या फिर जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हो और स्थलीय भाग जो था उसका स्थानांतरण हो रहा हो। स्थलीय भाग जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक रहे हो, ऐसा हो। तो 2 उनके सामने समस्याएं आई, और समस्या का कारण क्या था? ध्रुवीय प्रदेशों पर मिलने वाला कोयला। तो या तो स्थलीय भाग स्थिर रहे हों, लेकिन जो वो है जलवायु कटिबंध है उनका स्थानांतरण रहा हो, कि जैसे आज 0 डिग्री से 30 डिग्री उष्ण कटिबंधीय अक्षांश है, तो यह कटिबंध 90 डिग्री अक्षांश से ऊपर रहे होंगे, या तो ऐसा रहा हो, या फिर जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हो और स्थलीय भाग का प्रवाह
या स्थानांतरण होता रहा हो। ये समस्या आने के बाद में जो वैगनर ने अपना जो, पहले मैं आपको बता दूं, वैगनर ने अपना जो सिद्धांत बताया, इस सिद्धांत को बताने के लिए वैगनर ने क्या कहा कि उनके अनुसार, वैगनर के अनुसार, कि पृथ्वी के ऊपर जो 7 महाद्वीप है वो सातों महाद्वीप एक थे, पेंजिया थे, और उसके 7 महाद्वीप नहीं हुआ करते थे। क्या बताया उन्होंने कि सिर्फ एक पेंजिया था, और पेंजिया का मतलब स्थलीय भाग। पृथ्वी के ऊपर एक तरफ पानी था, एक तरफ स्थल था। जो पानी था उसको तो उन्होंने नाम दिया पैंथालासा, और जो स्थलीय भाग था उसका नाम था पेंजिया। और इस पेंजिया का जो उत्तरी भाग था वह है लॉरेंशिया, जिसके अंतर्गत आता है अमेरिका, यूरोप और एशिया। और दक्षिणी जो भाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हो गया पेंजिया, स्थलीय भाग। और इस पेंजिया के चारों तरफ जो पानी है वो हो गया पैंथालासा। इनके अनुसार, किसके अनुसार? वैगनर के अनुसार सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। और जो सबसे ऊपर की परत है पृथ्वी की, जिसको हम सियाल कहते हैं, अब मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे। सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, सियाल के नीचे सीमा है और सीमा के नीचे निफे है। तो उन्होंने कहा कि जो पेंजिया है, पेंजिया के ऊपर जो सियाल की जो परत है बहुत पतली है, और महासागरों पे तो वो है ही नहीं, महाद्वीप पे बहुत पतली सी है। और ये जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रही है। क्या बताया उन्होंने कि जो ये पैंथालासा है, ये तो है पैंथालासा, इसके अंदर ये पेंजिया है, और ये पेंजिया जो है ये घूम रहा है। ये जो सियाल है ये सीमा के ऊपर तैर रही है, स्थलीय भाग खिसक रहे हैं। इनके अनुसार, वैगनर के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन ने। अब उन्होंने क्या किया, अपने इस सवाल के लिए जो इन्होंने जवाब दिया, इसके समझाने के लिए उन्होंने बहुत से बातें बताई कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाद्वीप जो थे सारे आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बहुत सारे प्रमाण उन्होंने इकट्ठे करे। जैसे उन्होंने क्या कहा, अगर हम दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ते हैं, ये देखो आप, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से हिस्से रहे होंगे। देखो आप, दिख रहा है ना आपको, जोड़ते हैं तो ऐसा लग रहा है आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा लग भी रहा है। आप देखिए, आपको भी महसूस होगा। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि आंध्र महासागर जो है, जो भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर क्या बताया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन और हर्सेनियन पर्वत क्रमों की समानता है। यानी कि अब आपको मैं अपन पिछले वाले चैप्टर, इस वाली शीट पे वापस आते हैं। आंध्र महासागर कहाँ है? इन दोनों के बीच में। देखो बच्चों, ये है आंध्र महासागर। अभी ये तो जुड़ गया है ना, इसलिए अपने को पता नहीं है। ये आंध्र महासागर है। इस आंध्र महासागर के दोनों तट, इधर भी, और अपन यूरोप में चले जाएं, इधर एशिया में, इधर अमेरिका में चला जाए, तो इन दोनों तटों पर, आंध्र महासागर के दोनों तटों पर कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वत क्रमों की समानता पाई जाती है। दोनों ही तटों पे एक जैसे से पर्वत पाए जाते हैं। इसका मतलब ऐसा लगता है इनको अलग कर दिया हो, पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा उन्होंने भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर भी क्या बताया कि दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका और यूरोप के जो तट है, वहाँ पर जो वाइट काल की जो संरचना, तट हैं, उनकी संरचना बिल्कुल मिलती जुलती है, बहुत समानता मिलती है दोनों तटों में। इसके अलावा आंध्र महासागर पर के दोनों तटों पर जो जीव अवशेष पाए जाते हैं, वनस्पति और जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं, वो तटों पर वो भी समानता है। काफ़ी इन्होंने अपने इसके समर्थन में प्रमाण इकट्ठे करे हैं। एक चीज़ और उन्होंने बताई कि भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो है
20 मीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर सरक रहा था 1930 से पहले, यानी कि वो पश्चिम की तरफ आ रहा था। तो इसका प्रमाण ये है कि वो एक साल में 20 मीटर खिसक जाता है 1900 पहले, इसका प्रमाण हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब जितना भी यूरोप था वो अमेरिका की तरफ खिसक रहा था, उसका प्रवाह हो रहा था, लेकिन अब इसका प्रमाण नहीं है। इसके अलावा स्कैंडिनेविया के उत्तर में एक जीव पाया जाता है, इसका नाम है लेमिंग। ये रखा लेमिंग। ये बहुत छोटे जीव होते हैं और स्कैंडिनेविया से हर साल क्या होता है, जैसे ठंड बढ़ती है ये सारे जीव जो है नीचे की तरफ भाग के आते हैं और ये जीव पश्चिम की ओर कई बार सागर में गिर जाया करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पहले इनके जो फोर फादर्स थे वो ऋतु परिवर्तन पर अपना स्थानांतरण करते थे, तो ये भी अपना स्थानांतरण उसी हिसाब से करते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए दक्षिणी अफ्रीका, ऑकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये हैं जो देखिए अफ्रीका का ये अफ्रीका का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति पाई जाती है। आप ये सोचिए कि इस पूरे ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है और दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, इन सब के तटों पर ये ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति पाई जाती है एक जैसी सभी पर। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि हो सकता है ये भाग आपस में किसी समय जुड़े हुए रहे होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत के समर्थन में बहुत सारे विचार भी रखे, बहुत सारे समर्थन में उन्होंने अपने सपोर्ट में कई तथ्यों को सामने रखा। अब वेगनर ने ये बताया कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, यानी कि पेंजिया जो है वो पैंथालासा पर तैर रहा था और तैरते तैरते उसका विभाजन हुआ। क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि जो ये पृथ्वी के ऊपर जो सियाल जो सीमा पर घूम रहा था वो प्लवनशीलता का बल था, क्योंकि सियाल तो तैर रहा है, उस तैराव बल के कारण उनमें गति उत्पन्न हो रही है। दूसरा उनका कारण जो था वो था कि महाद्वीपों का पश्चिम की तरफ जो प्रवाह हो रहा था वो सूर्य तथा चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण हो रहा है। पहला तो उन्होंने दो रीज़न बताया कि जो स्थलीय भाग खिसक रहे हैं उसके दो कारण हैं। पहला गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता का बल, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा जो है पृथ्वी प्लवनशीलता का बल, यानी कि फोर्स ऑफ बायंसी, जिसमें क्या आता है स्थलीय भाग जो है वो तैराव का सिद्धांत। उन्होंने खुद ने कहा ना सियाल सीमा पर तैर रहा था, हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी प्रकार का रीज़न नहीं बताया कि क्यों सियाल जो है सीमा पर तैर रहा था। दूसरा कारण है कि महाद्वीपों का पश्चिमी भाग की तरफ जो प्रवाह हो रहा था उसका कारण है सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर के पृथ्वी के स्थलीय भाग को अपनी तरफ खिसका रहे हैं। ये दो शक्तियाँ थी जो कि स्थलीय भाग को प्रभावित कर रही थी। अब अपन पढ़ते हैं कि वेगनर के अनुसार अब हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले क्या था, ये पेंजिया है और ये पैंथालासा है। मूवमेंट हो रहा है उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसका कारण है ज्वारीय शक्ति, और इधर जो शक्ति काम कर रही है वो है प्लवनशीलता की शक्ति। ओके, तो ये भाग उत्तर की तरफ खिसक रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, इसके टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए इसके साथ। ये देखिए 2 टुकड़े, ये पानी है, ये पैंथालासा है, यहाँ भी पानी है। अब क्या हुआ, ये जो सागर था इसको कहते हैं टेथिस का खुलना, टेथिस सागर। पहले तो सिर्फ एक सागर था पैंथालासा, अब एक और सागर बन गया जिसका नाम है पैंथालासा, और इस पैंथालासा ने 2 हिस्से कर दिए, एक तो ऊपर उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा है, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड 2 हिस्से हो गए। ज्वारीय बल के कारण
क्या हुआ कि पृथ्वी से भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, गोंडवाना लैंड से अलग हो गए। और उसी समय क्या हुआ, उसी समय ये हुआ कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण इधर चले गए, इनका यहाँ से विभाजन हो गया। इस प्रकार से यहाँ से स्थलीय भाग जब खिसका तो यहाँ पर हिंद महासागर का निर्माण हो गया, यहाँ टेथिस महासागर का निर्माण हो गया। आंध्र महासागर का निर्माण जब ये इधर खिसका तो आंध्र महासागर का भी निर्माण हो गया। इस प्रकार से इन महासागरों की और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। ये हिस्सा उत्तर में खिसक गया तो प्रशांत महासागर, बाकी बचा हुआ जो था वो प्रशांत महासागर बन गया। अब अपन आते हैं, इन्होंने क्या कहा था कि ध्रुवों का स्थानांतरण, शब्द कहा था उन्हें, या तो ध्रुवों का स्थानांतरण रहा होगा या स्थलीय भागों का। कि क्या हुआ कि जब उन्होंने हमने वैगनर ने मान लिया कि स्थलीय भागों का ही स्थानांतरण हुआ है, तो उन्होंने क्या बताया कि सिल्यूरियन, मैं आपको इसका एक, ये देखिए, ये विश्व का मानचित्र है। इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के समय पृथ्वी के जब महाद्वीप और महासागर बने तो स्थलीय भागों का स्थानांतरण कैसे रहा होगा। ये देखिए आप, सिल्यूरियन युग में जो ध्रुव थे वो कैसे थे। भूमध्य रेखा यहाँ से होके जा रही थी। कार्बोनिफेरस युग में भूमध्य रेखा नीचे आ गई और टर्शरी युग में भूमध्य रेखा यहाँ पर आ गई। यानी कि सबसे पहले सिल्यूरियन युग में यहाँ बिल्कुल ध्रुवों के पास थी भूमध्य रेखा, फिर कार्बोनिफेरस में नीचे आई और टर्शरी काल में और भी नीचे आ गई। आप ये देखो, अब सिल्यूरियन युग में 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि मेडागास्कर के आसपास दक्षिणी ध्रुव था, और कार्बोनिफेरस युग में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास उत्तरी अक्षांश था और नेटाल और डरबन के पास दक्षिणी ध्रुव था। और टर्शर युग में अफ्रीका के दक्षिण में 53 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में दक्षिण ध्रुव था। दक्षिण ध्रुव अफ्रीका के पास आप ये देखिए, और उत्तरी ध्रुव जो था वो 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर था। यानी कि दोनों ध्रुवों की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। अब अपन देखते हैं कि अब क्या हुआ। उन्होंने महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के बारे में तो बता दिया। अब उन्होंने एक और समस्या का समाधान निकाला, वो था पर्वत निर्माण की समस्या। क्या हुआ, वेगनर ने बताया कि महाद्वीप और महासागर जो हैं वो तो बन गए क्योंकि पृथ्वी के अंदर दो प्रकार की गतियां काम कर रही थी। पहली तो थी प्लवनशीलता की बल और दूसरा जो था टाइडल फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण स्थलीय भाग खिसक रहे थे। अब क्या हुआ कि उत्तर दिशा में तो प्लवनशीलता बल और पश्चिम दिशा में जो काम कर रहा था वो था टाइडल फोर्स। अचानक से क्या हुआ, जो स्थलीय भाग इस तरफ खिसक रहे थे, खिसकते खिसकते अचानक से ये रुक गए। रुकते ही जैसे ही रुके वैसे ही यहाँ पे बहुत सारा स्थलीय भाग इकट्ठा हो गया और यहाँ से जो भाग साथ नहीं चल पा रहे थे वो पीछे छूट गए। ऐसे ही ये भाग उत्तर की तरफ जा रहा था, अचानक से इसको भी रुकावट आई तो क्या हुआ, यहाँ पर भी धक्के लग गए और स्थलीय भाग इकट्ठा हो गया। इसके प्रमाण में इन्होंने बताया कि अगर हम अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों के पश्चिमी तट पे देखते हैं तो रॉकीज एंडीज पर्वतमाला दिखाई देते हैं। अफ्रीका में देखते हैं तो हमें एटलस पर्वत दिखाई देता है। और इस तरीके से अगर हम पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो हिमालय पर्वतमाला हमें पूर्व से पश्चिम दिखाई देता है कि उत्तर की तरफ जो प्लवनशीलता बल के कारण जो गति उत्पन्न हो आगे बढ़ रही थी वो अचानक से रुक गई, जिसके कारण कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, आल्पस पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने पर्वतों के निर्माण की भी समस्या को ढूंढने का प्रयास किया। फिर उन्होंने समुद्रीय चाप की उत्पत्ति, समुद्र चाप से तात्पर्य जितने भी आइलैंड्स हैं
ये आइलैंड कैसे बने, इनके बारे में भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या बताया कि जो स्थलीय भाग उत्तर और पश्चिम की तरफ प्रवाह कर रहे थे और जो स्थलीय भाग बहुत कठोर थे वो साथ नहीं चल पा रहे थे, तो वहीं पर रुक गए। रुकने के कारण उनको स्थलीय भाग से अलग हो गए और वो आइलैंड के रूप में रह गए। अधिकतर की आकृति आप देखना इस चाप की आकृति में ही अपने को दिखाई देती है। इस प्रकार से वैगनर ने काफ़ी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी और वो बहुत कुछ मिलती जुलती भी है। अब हम एक चीज़ आपको बता दूं कि वैगनर ने बहुत अच्छा, सबसे पहला जो प्रयास था उनका कि उन्होंने स्थलीय भागों के प्रवाह यानी कि स्थलीय भाग स्थिर नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने चेंज किया और नया कॉन्सेप्ट दिया कि स्थलीय भाग जो हैं वो गतिशील है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको हमेशा पढ़ते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी हद तक समझाने का प्रयास भी किया कि स्थलीय भाग आपस में जुड़े हुए थे। अब हम कुछ कमियां इसमें देख लेते हैं, क्या कमी रही होगी। तो उन्होंने कहा कि टाइडल फोर्स के कारण स्थलीय भाग जो थे पश्चिम की ओर प्रवाह कर रहे थे। उस वक्त अगर टाइडल फोर्स काम कर रहा था तो अब क्यों नहीं टाइडल फोर्स काम कर रहे हैं, जबकि अभी सूर्य भी है और चंद्रमा भी है। इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। दूसरा, उन्होंने कहा कि सियाल सीमा पर तैर रही है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि सियाल सीमा पे कैसे तैर रही। भाई कोई कारण तो रहा होगा जिसकी वजह से सियाल सीमा पर तैर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र महासागर के दोनों तटों को मिलाया जाए तो ऐसा लगता है कि वो आपस में बिल्कुल मेल खा जाते हैं, किंतु अगर उनको वास्तव में नाप के देखा जाता है तो लगभग 400 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। इसको पूर्णतया नहीं मिलाया जा सकता है। इस प्रकार से इन्होंने अपना सिद्धांत तो दिया, लेकिन इस सिद्धांत में इन्होंने कहीं भी समय को नहीं बताया कि किस समय में क्या रहा होगा, किस समय ये पृथ्वी की पर स्थलीय भागों के अपना प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ और कैसे समाप्त हुआ। इस प्रकार से कुछ कमियों को छोड़ दिया जाए तो वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत हमें नया रास्ता दिखाते हैं।